Hello friends, welcome back to my channel. And I know it's been a very long time since I have made a video on the topic studies. I know क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे. I was preparing for that, so I'm very sorry for that. But I'm having PT2 from next Saturday, so उसके लिए भी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी. And today's video we are gonna study SST finally after a long time. And I'm gonna tell you some tricks, some notes. मैंने notes बना लिए हैं. If you want me then I can show it to you all guys. See, ये है मेरी SST के notes. I don't know if you can see it or not. You can see but it's upside down, you know, erect. I mean inverted. सो इन्वर्टेड इमेज भी आपको दिख रही होगी मेरी कि है नहीं, तो इसलिए मैंने पूरा डायग्राम्स बनाकर भी करा है. सो आई एम गोना मैं अपनी रनिंग नोट से भी आपको समझाने वाली हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस चैप्टर. फिर मैं आप लोगों को फिर मैं आपको अपनी नोटबुक से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दूँगी आफ्टर द चैप्टर. उसके बाद हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को कवर करेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि इस वर्कशीट बुक में है. गाइज, इफ़ यू आर स्टडिंग इन माई स्कूल लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल देन यू विल श्योरली हैव द वर्कबुक. You will have the workbook which is called as the worksheet book. This is the worksheet book. और हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर. सो आई होप ज्योग्राफी तो आप लोगों के लिए ईजी ही होगी. फर्स्ट वी गोना गो थ्रू द टेक्स्ट बुक वंस. एंड जो टेक्स्ट बुक में है वही मैंने अपने रनिंग नोट्स में एकदम बताया है. सो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक देख लेते हैं. फर्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम जान लेते हैं. ऑफ कोर्स अगर नाम नहीं जानेंगे तो कैसे ही पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. ऑल राइट. सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग दी वेदर. अंडरस्टैंडिंग वेदर. अब वेदर क्या होता है? अब पहले तो अंडरस्टैंडिंग वेदर. अब व्हाट इज़ वेदर? पहले तो हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू पहले समझ जाते हैं कि वेदर, और हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ वेदर. उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर देम. अब वेदर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं. उसके बाद वेदर स्टेशंस. वेदर स्टेशंस भी आप लोगों को आगे के वीडियो में ही पता चलेगा. एंड उसके बाद टेम्परेचर, precipitation, atmospheric pressure, wind, humidity. These are the elements of weather. मैं आपको ऊपर से समझा दे रही हूँ. उसके बाद हम इन सारी चीज़ों के मेजरिंग टूल्स समझेंगे. एक्सक्यूज मी. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो लर्निंग आउटकम्स में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी. डिफाइन वेदर एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम क्लाइमेट. Identify and describe the main elements of weather. Name some instruments used to record weather and explain how are they used. तो हम लोग इन सारी चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चंस का भी आंसर देना सीख जाएंगे इस वीडियो में. सो पहले अंडरस्टैंडिंग वेदर है, तो उसके लिए तो पहले आप लोगों को वेदर जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने ऐसे लिख कर रखा है इस पे. बट आई नो दैट आप लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. The thing which you need is the focus, the concentration, and also how much is your understanding power and all. So आप लोगों को अपना focus पूरा इधर ही रखना है. It's gonna be very interesting because this chapter is so interesting. मैंने इसको literal 2-3 दिन में ख़त्म कर लिया था. So चलो स्टार्ट करते हैं. पहले अंडरस्टैंडिंग वेदर है, तो पहले हमें वेदर ही जानना होगा. व्हाट इज़ वेदर? So weather is a atmosphere or a state of the Earth's atmosphere at a place, at a given place or at a given time. अब अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या होगा? Weather is a state of Earth's atmosphere at a particular time and place. So जो हमारा अर्थ होता है उसके अंदर भी कुछ एटमॉस्फेयर होगा ना, उसी की वजह से तो हम
ब्रीथ कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, विंड चल रही है, विंड रुक रही है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही हुआ है ना। अब इफ़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर हाउ विल यू सर्वाइव? कैन यू जस्ट इमेजिन दैट लाइफ? क्योंकि अगर कोई वेदर, हमारा कुछ वेदर होता ही नहीं, इफ़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, इसका मतलब या तो ना ही तो विंड होती, ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, कुछ भी नहीं होता, है ना। तो हमारी दुनिया कैसी होती? मैं सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हमारा जितना भी होता, बहुत मस्त फ्रेगरेंस आ रही है माइक से। सो हमारा जितना भी सराउंडिंग होता वो एकदम डेड होता। हम भी डेड हो जाते भाई, ऑफ कोर्स। हमें खाना पानी नहीं मिल पाता बिकॉज देयर वाज नो वेदर। इसका मतलब रेन भी नहीं होती तो फसल भी नहीं उगती। दैट्स व्हाट वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वाटर वाज नॉट देयर, ह्यूमिडिटी, only one weather, just can't imagine that also, right? So weather is a state of Earth's atmosphere at a particular time and place. So अगर इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ a state और a condition of your surrounding at a time and place. ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है and it's very easy. उसके बाद दी एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एटमॉस्फेयर कहीं तो सुना होगा आप लोगों ने। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स, और उन सम प्लैनेट्स में हमारा अर्थ भी आता है। इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेज एज एयर। अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब ये 5 लेयर्स हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर। अब हमारा जो अर्थ है, इमेजिन यहाँ पर मैं पिक्चर बनाकर दे दूँगी, ये अर्थ है हमारा। इसके जो आस पास में सराउंडिंग, मतलब ये हमारा अर्थ जो होता है सर्कल होता है, स्फीयर होता है ना, उसके आजू बाजू से वो एक लेयर से बहुत ज़्यादा लेयर से कवर्ड रहता है, पैक्ड रहता है, सराउंडेड होता है। उस पैक्ड एयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज एयर। ठीक है, उन गैसेस को हमारे अर्थ में बोला जाता है एयर। समझ आया? एंड इसी अर्थ के एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होती हैं। जैसे मैंने बताया कि वो लेयर से सराउंडेड रहता है, वैसे ही 5 लेयर से वो सराउंडेड रहता है। ठीक है, तो वो 5 लेयर्स हम आगे पढ़ेंगे। अब वो 5 लेयर्स क्या होते हैं? ये होती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसके अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो, द स्मार्ट मैन टेक्स एग्ज़ाम। उसके बाद द से हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, एस स्मार्ट से हो जाएगा, स्मार्ट के एस से हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, मैन के एम से हो जाएगा मेसोस्फियर, टेक्स के टी से हो जाएगा थर्मोस्फियर, एग्ज़ाम के ई से हो जाएगा एक्सोस्फियर। ठीक है, सो ये 5 लेयर्स सराउंड करती है हमारे अर्थ को और उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज़, तो जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के वो होती है ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर इज़ द फर्स्ट लेयर, सो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी नियर टू आवर अर्थ and it extends to a height of 6 से 18 के बीच में। अब अगर आपके एग्ज़ाम में मैम ने बोल दिया 0 से 18 के बीच में तो उसको गलत मत कर देना, ठीक है? वो भी सही है, मैंने बस 6 to 18 एक मिनिमम हाइट लिखी है, ठीक है? 6 to 8 किलोमीटर्स लिखना। अब पोल cold air contracts dense thin layer, tropical zone hot warmer air expands thick layer। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा आप लोगों को वो लग सकता है। अब हमारे जो पोल्स होता है, ठीक है,
हमारा कैसा होता है पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। अब अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, कोल्ड। तो जब कोल्ड टेम्परेचर रहता है तो वहाँ का क्या होता है, उधर की एयर जो वो हो रही है एयर, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हाउ इज़ इट, कोल्ड, राइट। अब जितनी कोल्ड एयर रहती है, दिस इज़ अ वेरी मेन पॉइंट, यू शुड नोट इट, जितनी कोल्ड एयर रहती है उतना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट माने उतना ही वो एक दूसरे से, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, नॉट स्प्रेड, दे आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक साथ जुड़े रहते हैं। तो उसी को हम, वो डेंस होते हैं, इसलिए वो डेंस होते हैं और वो थिन होते हैं। वो डेंस माने पास होते हैं और इसी के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, तो वो थिन लेयर फॉर्म करती है। एट पोल्स बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर फॉर्म होती है। वाई, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर विच इज़ प्रेजेंट एंड विच इज़ डेंस, ये याद रखना। अब ट्रॉपिकल जोन कैसा होता है, ऑफ कोर्स हॉट। अब राजस्थान में ही देख लो, इट इज़ वार्म, थार डेजर्ट नहीं बोल रही हूँ, अब राजस्थान पूरा लो, इट इज़ हॉट। अब हॉट रहता है तो वहाँ की एयर कैसी होती होगी, हॉट, वार्म। सो तो हॉट एयर रहती है तो वार्म एयर एक्सपैंड्स। अब क्योंकि कोल्ड एयर एक साथ डेंस हो रही है तो हॉट एयर तो एक्सपैंड होगी ना। अब व्हेन इट एक्सपैंड्स, व्हेन द हॉट एयर एक्सपैंड्स, सो इट फॉर्म्स ए थिक लेयर। ओके, ट्रॉपिकल जोन में कैसी लेयर है, थिक लेयर है। वाई, बिकॉज ऑफ द हॉट और वार्मर एयर विच एक्सपैंड्स। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ने ये सब तो पढ़ लिया, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये सब होता कैसे है, और हम लोगों को वेदर का पता कैसे चलता है कि कब बारिश होने वाली है, कब होने वाली है और रेन। अब आपके स्कूल के आज आप लोग स्कूल गए, ठीक है, मान लो। अब आप लोगों की मैम ने कल छुट्टी रख दी। अब आप लोग सोचो क्यों रखी यार, फिर मैसेज आता है आप लोगों को कि ड्यू टू द वेदर कंडीशंस यू गॉट ए लीव। अब आप लोग तो बहुत खुश हो रहे हो, आप लोग खुश हो रहे हो, बट आप लोगों को ये नहीं पता है कि वेदर एक्चुअली कौन देखता कौन है। और आप लोग, कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि इन लोगों को कैसे पता कि बारिश होने वाली, वेदर कंडीशन ख़राब है, बिकॉज ऑफ द वेदर फोरकास्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर फोरकास्ट। सो वेदर फोरकास्ट तो पता ही है सब लोगों को क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है वेदर का। अभी तो हफ्तों का भी बता रहा है, पहले तो दिन का बताता था, अभी वीक्स का बता रहे हैं, पूरे वीक में कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम रेन हुई। अब वेदर फोरकास्ट, अब फोरकास्ट का क्या मतलब होता है। सो फोरकास्ट मीन्स टू प्रेडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस। अब प्रेडिक्ट माने क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, ऑफ कोर्स, राइट। सो forecast means to find out the future, to find out what is gonna happen with the weather. अब जो मैं बताने जा रही हूँ प्लीज़ इसको लिख लेना, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Meteorology is the branch of science that deals with the study of weather and climate. So जो meteorology है, meteorology ये एक ब्रांच है साइंस का ही, जो कि बताते हैं कि वेदर आगे क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा वेदर, कैसी कंडीशन होने वाली है वेदर की, और क्लाइमेट भी बताता है। एंड गाइस, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। मैं भी पहले दोनों को सेम ही समझती थी, पता है, बट इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट। क्लाइमेट चेंजेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वेदर
चेंजेस इनटू डे टू डे, इवन इनटू आवर टू आवर, कभी भी चेंज हो सकता है वेदर, बट जो क्लाइमेट होता है इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब वेदर फोरकास्ट अभी हो गया हमारा. एंड वेदर फोरकास्ट में आप लोग बता सकते हो नीड क्या होती है वेदर फोरकास्ट की. वेदर फोरकास्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे लिए तो बस ऐसे ही होता है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनकी जान जा सकती है, इतना इम्पोर्टेंट होता है वेदर को जानना. सेलर्स जो सेल बोट चलाते हैं, यू नो सेलर्स, तो वो जो बोट चलाते हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है कि आगे तूफ़ान आने वाला, आंधी आने वाली, क्योंकि वो लोग पानी में चलाते हैं एंड आगे कोई प्रॉब्लम ना आए बोलकर, उनके लिए वेदर फोरकास्ट बहुत ही ज़रूरी रहता है. एंड सिर्फ सेलर्स ही नहीं, इवन दो पायलट्स तो हवा में उड़ाते हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा होता है. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा लेयर्स जो होती है ना, तो हमारा जो प्लेन फ्लाई करता है, आप लोगों को लगता होगा कहाँ ही करता होगा, यहाँ पर ही तो करता, ये नहीं, यहाँ पर नहीं करता है, ना ही ट्रोपोस्फियर में करता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में करता है, बिकॉज देयर आर नो वेदर कंडीशंस और वेदर डिस्टर्बेंसेस. सो इसीलिए हम लोग लाइक जो पायलट्स होता है उनके लिए भी वेदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो यहाँ से ही टेक ऑफ करते हैं, यहाँ से ही लैंडिंग भी करते हैं, बट द टाइम व्हेन दे फ्लाई ऑन द स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, कि वो 5 अब स्ट्रेटोस्फियर उन 5 लेयर्स में से आता है जो अर्थ को सराउंड करते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया. अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर. अब आप लोग सोचोगे क्या यार, वेदर हमेशा वेदर इज़ द मेन टॉपिक. मेरे पैर के नीचे कुछ ना कुछ गिर रहा है, मैं कुछ ना कुछ पैर से मार के गिरा रही हूँ, सो डोंट माइंड दैट अगर आवाज़ आ रही होगी तो. लेट्स गो. प्लेन का नाम बोलते ही प्लेन आ गई गाइस. अब मुझे पता चल रहा है मैंने इतने देर से अपने मार्कर को खोल के रखा है, बिकॉज आई वाज नॉट इवन राइटिंग अ सिंगल वर्ड. अभी सूख जाएगा. आई नो आई एम वेस्टिंग टाइम, सॉरी गाइस. अभी वापस आ जाते हैं. सो ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है, 20 मिनट्स होने वाला है, एंड वी हैव फिनिश्ड विद 1 2 3 topics. We are good at this, and now we are going to start a new topic called elements of weather. Now what are the elements of weather? अब जैसे कि हम लोग ना स्टार्टिंग में माइंड मैप जब देख रहे थे तब मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आती है उसमें. और आप लोग सोच रहे होंगे आप लोगों ने विंड के बारे में सुना होगा, इवन दो आप लोगों ने रेन के बारे में भी सुना होगा, ह्यूमिडिटी भी आप लोगों ने सुना होगा, बट डू यू नो अबाउट precipitation and atmospheric pressure? If no, then you will know in this chapter very well. मैंने बोलता है बहुत इंटरेस्टिंग है. सो टेम्परेचर भी है इसमें. टेम्परेचर, what is temperature now? It is the degree of hotness or coldness of a object. of a object लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस भी लिख सकते हो. अब precipitation क्या होता है? Any form of any form of water such as rain, snow, sleet or hail that falls from the sky. गलत लिखा है, सॉरी गाइस. सो precipitation बेसिकली होता है जब आप लोग स्काई को पता, आप लोगों को पता है ना स्काई क्या होता है. स्काई से जब रेन गिरती है, स्लीट गिरती है, हेल गिरती है, स्नो गिरती है. स्नो तो पता होगा आप लोगों को. अभी स्लीट और हेल क्या होता है? स्नो मतलब स्नो बर्फ़ होता है ना,
अब जो हेल होता है, हेल होते हैं ओले। ओले आप लोगों को पता होगा, ये तो ऊपर से ही बनकर आते हैं, है ना। बट जो स्लीट होते हैं वो ग्राउंड पे गिरने के बाद फॉर्म होते हैं एंड उसके बाद वो ऐसे स्लीट होता पेपर होता है ना, पेपर उसके जितना थिन होता है, बट वो स्नो का होता है और वो ऊपर से नहीं बनकर आते, वो नीचे बनते हैं ग्राउंड पे आके। क्लियर प्रेसिपिटेशन। अब द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द थिंग विच एट माई माइंड. This was the hardest thing ever, but if you'll study it nicely then you will get it like me. The weight of the air above us felt on the earth's surface. ठीक है, तो जो वेट होता है एयर का हमारे ऊपर एंड जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड ये हम लोग चैप्टर के आगे और ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब विंड वेरी इजी, द मूवमेंट ऑफ एयर। द भी लिखने की जरूरत नहीं, मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, सो बहुत इजी है। अब ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी आप लोगों को पता ही होगा, चिप। बेस्ट वर्ड टू यूज़ फॉर दिस इज चिप, राइट। बिकॉज आप लोग जब भी बाहर निकलते हो, बहुत ज़्यादा सनी वेदर रहता है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी एंड बारिश होने के बाद जब अचानक से गर्मी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसको हिंदी में बताऊँ क्या बोलते हैं? ओमस बोलते हैं। आई नो आप लोगों ने ओमस सुना ही होगा, आप लोगों के घर में यूज़ होता होगा वर्ड ओमस। अब तो हमारे को इसलिए इतना पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटी रहती है स्किन। इवन दो जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस दिन आप लोग ने नोटिस किया होगा या नहीं पता नहीं, बट उस दिन कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एयर में वो बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट हो जाते हैं तब, एंड वो स्पेस नहीं देते हैं किसी चीज़ को भी ड्राई होने के लिए। इसलिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिकी फील करती है एंड बहुत टाइम लेती है टू गेट बैक टू नॉर्मल। अब what are the weather instrument used to measure these elements which I told you guys now? तो टेम्परेचर, आपको क्या लगता है टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ होता होगा? टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज़ होता है। अब थर्मोमीटर कौन सा वाला थर्मोमीटर? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के रूम्स में भी लगा होगा, वो आपके रूम में लगा रहता है, रूम के टेम्परेचर बताता है थर्मोमीटर। तो सम थर्मोमीटर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। तो जो कुछ थर्मोमीटर होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालते हैं दिन का। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालते हैं वो। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, क्या क्या आ रहा है, आप लोग यही सोच रहे होगे ना, एकदम अचानक से फेंक दिया मैंने। रेंज ऑफ टेम्परेचर बेसिकली आप लोगों को निकालना होता है। पहले आप लोग आज ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज आप अपना ले लो, रेंज निकालना है आपको, वो मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। बेसिकली आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, 36 ले लेता है। 36 वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ टुडे एंड द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26, ठीक है। 26 को 36 से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका रेंज निकल के आ जाएगा। बेसिकली द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, we should subtract them from each other, then we'll get the answer which is the range. आप लोग बताना आप कौन सी सिटी में हो और स्टेट में हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना फिर, एंड देन मज़ा आएगा देखने में कि किस किस ने सही निकाला है रेंज।
अब मीन डेली टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? मीन डेली टेम्परेचर होता है लाइक जो आपका पूरा दिन का था, पूरे दिन में कैसा स्टेबल टेम्परेचर रहा है या नहीं रहा है वो। अब ये भी निकालना होता है, ये भी बहुत ही ईजी है। अब उसमें हम लोग माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द रेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो सुनो सब लोग, ये दोनों चीज़ आप लोगों को अपने स्टेट की करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देनी है। एंड नेक्स्ट इज़ पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन में रेन ले लो, पर्सिपिटेशन की जगह आपको ज़्यादा पर्सिपिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। पर्सिपिटेशन को हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं रेन गॉज। रेन को यूज़ करने के लिए रेन गॉज लेते हैं, ठीक है। और पर्सिपिटेशन भी रेन ही है मान लो। अब रेन गॉज हाउ टू मेजर। रेन गॉज कुछ ऐसा दिखता है, मैं पहले यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड द रेन गॉज व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर collected is 5 mm, we say that the area received 5 mm of rainfall. So ये ना ऐसे एक्चुअली बेसिकली फनल होता है, फिर मेजरिंग ट्यूब होता है। तो उस मेजरिंग ट्यूब के ऊपर मेजरिंग स्केल चिपका होता है, उससे हमें पता चलता है कितनी अमाउंट ऑफ रेन उस एरिया में हुई है। उस हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि इस एरिया में इतनी रेन हुई है। बेसिकली आई एम लिविंग इन हैदराबाद। सो हैदराबाद में अब मुझे नहीं पता कि कितनी रेन हुई है, क्योंकि आज रेन नहीं हुई है, कल हुई थी। तो कल का रेन मैंने नहीं चेक किया है, सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ चेक्ड लाइक दैट। अब जो भी एरिया में रह रहे हो, हर एक एरिया में रेन गॉज होता होगा, एंड दैट्स हाउ इट इज़ चेक्ड। अब व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड दिस वाज द पार्ट 1, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक पार्ट 2 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये तो आएगा, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा वो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। बाकी हमारा बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह गया है, विंड रह गया है, और वेदर स्टेशन रह गया है। बस ये 2 रह गया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।